साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं पवन कोचिंग क्लासेस जौनपुर की तरफ से। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं पवनों में कल हम लोगों ने देखा था कि पवनें किस प्रकार से चलती हैं, कितने प्रकार की होती हैं पवनें, इन सब के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। आज हम लोग पवन के विषय में थोड़ा और अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर हम निवेदन करेंगे कि जो भी मित्रगण इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए हो वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं, अपलोड करें, वो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। वही टॉपिक जो कल का टॉपिक था पवन, वही से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आज आप लोग पहली बार तो देख लीजिए पवन कितने प्रकार की होती हैं। हमने पहले से लिख दिया है बोर्ड पे। आज बोर्ड कुछ बड़ा दिख रहा होगा आप लोगों का, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, पवनें कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहली बात, पवनें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, एक तो अस्थाई पवन, इसी को कहते हैं मित्र सनातनी पवन, ग्रही पवन। सनातनी को आप कहीं कहीं देखेंगे प्रचलित पवन। ग्रही पवन जो हमने लिखा है इसी को कहते हैं भूमंडली पवन। तो ये जो पवनें हैं, पहला प्रकार है जो अस्थाई है, बिल्कुल हाँ चलती हैं। जो सनातनी है तो इसी को अस्थाई, सनातनी, ग्रही पवन या भूमंडली पवन, या फिर आप कह सकते हैं जो प्रचलित पवन है, इसी को कहते हैं। इसमें मित्रों ये अस्थाई पवन कहें या प्रचलित पवन कहें या भूमंडली पवन कहें, ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। देखिए, व्यापारिक पवनें जिसको मित्र कहते हैं पूर्वा पवन, दूसरा पछुआ पवनें और तीसरा ध्रुवी पवनें। तो ये अस्थाई पवनें 3 प्रकार की हो गए। आइए दूसरे प्रकार में देखते हैं। ये अगर अस्थाई है तो ये अस्थाई है मित्र। कैसा है? ये अस्थाई है। अस्थाई का मतलब इसकी तरह ये जो है अस्थाई नहीं है। इसमें 2 प्रकार की होती हैं अस्थाई पवनें। 2 प्रकार की होती है। एक दैनिक का मतलब जो डेली चलती हैं, दिन और रात की बात हो जाती है, और एक मौसमी पवन। दैनिक में जो है स्थलीय व समीर, पर्वतीय समीर। स्थलीय व पर्वतीय समीर। समीर का मतलब है जहां पर बहुत ही तेज गति से हवा नहीं चलती है, लेकिन पवन बहुत तीव्र गति से नहीं होती है, तो उसे समीर कहते हैं। स्थलीय व पर्वतीय समीर, और दूसरा है पर्वत व घाटी समीर। तो इसके विषय हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरा जो मौसमी पवनें हैं, इसमें मानसूनी पवनें जो आती हैं उसकी बात होती है। उसके बाद तीसरे में देखिए मित्रों, ये तीसरा है स्थानीय पवनें। कौन से? स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें का मतलब ये हुआ किसी स्थान विशेष की बात कर रहा है, उस स्थान पे पवन चलती है, उस पवन को किस नाम से जाना जाता है, उसकी विशेषता क्या है, तो ये स्थानीय पवनें हैं। हमने देखा पहला क्या? अस्थाई पवन, दूसरा अस्थाई पवन, तीसरा स्थानीय पवन। इन स्थानीय पवनों में आप लोगों ने पढ़ा होगा चिनूक, फान, सिराको, ब्लिजार्ड, नावेस्टर, हर्बटन, लू, बोरा, अनेक जो है स्थानीय पवनें चलती हैं, उनकी अपनी अपनी विशेषता होती है। तो कल हम लोगों ने मित्रों बात किया था व्यापारिक पवनों पर। व्यापारिक पवन हम लोग पढ़ रहे थे, और व्यापारिक पवन हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे। थोड़ा वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोग कल छोड़े थे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं व्यापारिक पवन से। तो व्यापारिक पवन हम लोग पढ़ रहे थे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए मित्रों, धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ेंगे ताकि हम लोग को समझ में आए, और यहाँ पर समझना ही है हम लोगों को, रटना नहीं है बिल्कुल। यदि आप रटेंगे तो पूरी तरीके से भूल जाएंगे। देखिए मित्रों, ये हम बना रहे एक बार फिर ग्लोब, और ग्लोब बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि स्पष्ट दिखाई पड़े आप लोगों को। देखिए, बीच में से इक्वेटर गुजरी है, और ये इक्वेटर जिसको 0 डिग्री कहते हैं। हमने कल बात किया था कि ये अगर 0 डिग्री है, 5 डिग्री उत्तरी, 5 डिग्री जो है दक्षिणी, 5 डिग्री उत्तरी है और 5 डिग्री दक्षिणी की बात हमने कर लिया। उसके बाद यहां पर जो है 30 से 35, कितना? 30 से 35, ये 30 हो गया, ये 35 नॉर्थ की बात। फिर 60 से 65, 60 से 65, और ये होगा ध्रुवी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी गोलार्ध कह लीजिए, क्योंकि
ये गोले का आधा है, अगर ये गोला बन गया तो गोले का आधा है, ये कैसा होगा, उत्तरी गोलार्ध। ठीक उसी प्रकार से ये आप देखिए 30 से 35, 30 से 35 दक्षिणी की बात हो गई, 60 से 65 दक्षिणी की बात, 60 से 65 दक्षिणी की बात हो गई। उसके बाद ये हो गया 90 दक्षिणी गोलार्ध मित्रों, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब हम ये ग्लोब क्यों बना रहे हैं, देखिए एक बार फिर हम लोग संकेत कर रहे हैं कि कल किस तरीके से पवनें चल रही थी। तो हमने कल बात किया था व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें जिसको पूर्वा के नाम से जाना जाता है, वो किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती हैं, उनका अपना क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जहां से प्रश्न अधिकतर मित्रों बनता है, और तो हम लोग पवनें पढ़ रहे हैं, पवनें किस दिशा में चलती हैं, कैसे चलती हैं, क्या उनका इंपॉर्टेंस है, ये तो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन जो प्रश्न बनने का एक तरीका है, प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। देखिए ये जो बीच में है, हम लोगों ने कल बात किया था, बार बार ये पढ़ते हैं, ये लो प्रेशर है। क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ की संवहनी धारा ऊपर उठ रही है, संवहनी धारा ऊपर उठ रही है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो है निम्न वायुदाब, जब हवा ऊपर उठ गई तो निम्न वायुदाब बना। उसी तरीके से ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, और उसके बाद ये तो हाई प्रेशर। ठीक उसी प्रकार से मित्रों ये क्या होगा, हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, और ये क्या होगा, हाई प्रेशर। समझ में आ रहा होगा। इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इसको कहते हैं उपोष्ण, और इसको कहते हैं उपध्रुवी, और इसको मित्रों कहते हैं ध्रुवी। ठीक वही चीज आप दक्षिणी गोलार्ध में ले लीजिए, ये उपोष्ण हो गया, और ये जो है उपध्रुवी, और यहां पर ले लीजिए मित्रों ध्रुवी। आइए एक बार फिर देखते हैं। हमने कल बात किया था कि एक बात हमेशा आप लोग याद रखिए कि जो पवनें हैं, पवनों में जब क्षैतिज गति होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, पवनें आ रही हैं, पवनें जा रही हैं, पवनें आ रही हैं, हवा में गति नहीं होती है, हवा स्टेबल है, हवा स्थिर है। यदि हवा स्थिर है तो उसको कहेंगे एयर, वायु कहेंगे। लेकिन उस हवा में अगर हॉरिजॉन्टल जो है पृथ्वी के समानांतर अगर गति होने लगी, या फिर गति हवा आने लगी, अगर इस तरीके से क्षैतिज रूप से हवा आने और जाने लगी तो उसको पवन कहते हैं। इसी पवन की हम बात कर रहे हैं, जिसको विंड्स कहते हैं। तो इसी पवनों की हम बात कर रहे हैं। तो बीच में जो है निम्न प्रेशर बना, जिसको भूमध्य रेखा, ये निम्न प्रेशर बना। हमने कल बात किया था कि सदैव सदैव अगर क्षैतिज दिशा की बात हो गई तो क्यों चलती है पवनें, क्यों चलती भाई। यहां पर देखिए, जहां पर उच्च वायुदाब होगा, हमने कल बात किया था कि हमेशा पवनें जो है वो उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से कहां की तरफ चलेंगे, निम्न वायुदाब की तरफ। हमेशा आप ये बात याद रखिएगा, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। तो पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ से हाई प्रेशर, तो इसका मतलब है तो बीच में निम्न है, तो यहाँ की पवनें किधर चलेंगे, निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगे। अभी हमने पढ़ा हमेशा पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती। क्यों चलती भाई, देखिए जहां पर कम वायु है, अगर एक जगह वायु अधिक है तभी तो उसका भार अधिक है, एक जगह वायु कम है तो प्रकृति क्या करती है, उसका जो है एक तरीके से अनुकूलन करती है, समावेश करती है कि जहां वायु कम है और जहां पर वायु अधिक है वो वायु बहुत तेजी के साथ एक पवन का रूप लेकर के जो है जो कमी उसकी भरपाई करती है। तो ये जो है प्रकृति नेचुरल रूप से अपना मैनेज करती रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ निम्न दाब बना, किसके कारण से, याद करिए संवहनी धाराओं के कारण। तापमान यहाँ पर अधिक है जिसके कारण यहाँ पर जो है लो प्रेशर बना। अगर यदि लो प्रेशर बन गया तो ये जो खाली जगह बना मित्रों यहाँ पर, वहां उच्च वायुदाब से हवाएं क्या हुई, बहुत ही तेजी के साथ किधर आई, निम्न प्रेशर की तरह। ठीक उसी तरीके से हाई प्रेशर से फिर हवाएं किधर जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ से। तो कहने का मतलब हवाएं कुछ इस तरीके से चलेंगी, आप ध्यान रखिए, हवाएं कुछ इस तरीके से चलेंगी। इसी को कहते हैं मित्रों, ये कहते हैं व्यापारिक पवन, इसी को कहते हैं पूर्वा पवन, जो दोनों गोलार्धों में चल रहे हैं। कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, यहां तक तो बात समझ में आ गई।
कि उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी पवनें चल रही हैं। कहां से चल रही हैं? ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। मगर ये जो व्यापारिक पवनें हैं, ये पवनें या फिर और पवनों की बात है, हमने कल चर्चा किया था फेरल का नियम, जो कोरियोलिस बल होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। पश्चिम से पूरब की तरफ जब घूमती है तो विषुवतीय रेखा क्षेत्र में, यहाँ पर विषुवतीय क्षेत्र में बहुत ही तेज गति होती है, सबसे बड़ा वृत्त है। तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से घूर्णन गति है उसका मान सबसे अधिक यहाँ होता है और सबसे कम ध्रुवों पर होता है। तो एक जो बल इससे जनरेट होता है, जो एक फोर्स बनता है, उसको कहते थे कोरियोलिस। तो कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। उसके कारण यहाँ पर अगर तीव्र गति से जो घूर्णन हो रहा है तो कोरियोलिस बल यहाँ पर 0 होगा। याद करने के लिए देखिए, ये 0 अक्षांश है तो कोरियोलिस बल का मान यहाँ पर 0 है। ये 90 अक्षांश है तो कोरियोलिस बल का मान आप समझ लीजिए इस तरीके से कि यहाँ पर कोरियोलिस बल का मान अधिक होगा। अब कोरियोलिस बल है क्या? ये एक विक्षेपक बल है मित्रों, विक्षेपक बल। इस वायु को जो है उसकी गति में परिवर्तन कर देता है। कहीं जो है वायु दाहिनी तरफ तो कहीं वायु बाईं तरफ। ये क्या है? एक विक्षेपक बल है। लेकिन इसको अध्ययन किसने किया था? कोरियोलिस बल तो कोरियोलिस नामक जो कि फ्रांस के थे, जी कोरियोलिस ने अध्ययन किया। उन्होंने बता दिया भाई घूर्णन कर रही है, एक बल इससे निकलता है। कौन सा? कोरियोलिस बल। लेकिन कोरियोलिस बल का जो प्रभाव है उसको किसने अध्ययन किया? उसका अध्ययन किया फेरल ने, वो भी फ्रांसीसी थे। उन्होंने अध्ययन किया कि जो ये उत्तरी गोलार्ध है मित्रों, उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं वो अपनी दाईं ओर, कहां पर? दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में पवनें जो है दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर। एक वॉइस बैरन करके जो है एक वो भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि यदि आप जो है पवनों की दिशा में खड़े हो जाएं पीट करके, तो जो उच्च वायुदाब होगा, अगर इस तरीके से हम खड़े हैं, पवन इधर पीछे से चल रही है, तो हमेशा हमारे दाहिने हाथ पर हाई प्रेशर होगा और बाएं हाथ पर लो प्रेशर होगा। बायस बैरट ने कहा था, ये किसने कहा था? बैरट ने कहा था। लेकिन आपको समझना यहाँ पर मित्रों कि फेरल का नियम क्या कहता है? उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। आइए देखते हैं, हमने पढ़ लिया है कि वायु कहां से कहां चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। क्यों चलेगी? क्योंकि वहां निम्न वायुदाब है। अगर हाई दाब है, हाई प्रेशर है तो वायु अधिक है। अगर वहां पर वायु अधिक हो गई, एक जगह कम है। अगर एक जगह कम है इसका मतलब क्या हुआ? कि वहां पर वायु आएगी। समझिए इसको, जैसे आप एक गुब्बारे में हवा भर लीजिए, वहां पर वायु बहुत अधिक हो गई, जैसे ही आप गुब्बारे का मुंह खोलेंगे तो बाहर कम हवा है तो बहुत ही तीव्र गति से हवा निकलेगी। ठीक वही प्रकार यहाँ पर है, यहाँ पर वायु अधिक है, यहाँ पर वायु अधिक है। अब ये कहाँ चलेंगे? ये चलेंगे सीधा निम्न वायुदाब की तरफ। तो यहाँ पर निम्न वायु बना, समझ में आ रहा है? तो हवाएं कुछ इस तरीके से, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ उत्तरी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध की मित्रों देखिए जो है हाई प्रेशर, यहाँ से हवाएं यहाँ चल रही है ना। लेकिन क्या कह रहा है? अब हम समझते हैं, कुछ हवाएं कुछ इस तरीके से चल रही हैं। हवाएं देखिए इस तरीके से, गुणों के हिसाब से हवाएं इस तरीके से चल रही हैं। फेरल का नियम क्या कहता है? हवाएं दाहिनी तरफ मुड़ जाएंगी। कहाँ? दाहिनी तरफ मुड़ जाएंगी। तो हमने बना दिया कि ये दाहिनी तरफ मुड़ जाएंगी हवाएं इस तरीके से। आप समझते रहिए, हवाएं की दिशा इस तरीके से हो गई। फिर उसी प्रकार से अब जो है आप इस तरीके से हवाएं जा रही हैं। हवाएं अगर इस तरीके से जा रही हैं, कहां पर जा रही है? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ जा रही हैं, तो जाना तो चाहिए सीधा, लेकिन फेरल का नियम क्या कहता है? तो बाईं ओर मुड़ जाएंगे। अब देखिए बायां कौन सा पड़ेगा? ये वाला बायां। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखिए हवाएं मुड़ गई। ध्यान रखिएगा, हवाएं इस तरीके से मुड़ गई मित्रों। तो प्रश्न यहां से ये बनता है मित्रों कि जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये दोनों जब वायु एक तरीके से यहाँ विषुवत रेखी क्षेत्र में मिलती है तो उठ जाती हैं, जिसको कहते हैं वाताग्र। क्या कहते हैं? वाताग्र। ये वाताग्र जो है
वाताग्र। वाताग्र का मतलब जब हवा इस तरीके से उठ गई मिलने के बाद यहाँ जो क्षेत्र बना उसी को कहते हैं डोलड्रम या शीत कटिबंध। क्योंकि देखिए जब हवाएं ऊपर उठ गई तो यहाँ पर शांत क्षेत्र हो गया, तो इसको शांत कटिबंध या जो है डोलड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वर्षा की संभावना जो बनती है कभी कभार, साल भर वर्षा नहीं होती मित्रों, साल भर वर्षा नहीं होती है। आप समझिए कि साल भर वर्षा नहीं होती है, लेकिन जब भी वर्षा होती है घनघोर वर्षा हो जाती है। और यहीं पर वो विषुवत-रेखीय क्षेत्र है जहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा वनों की संख्या है। और सबसे ज्यादा वनों की संख्या ये मान के चले जो दक्षिण अमेरिका में अमेजन वर्षा वन है, अमेजन वन है जिसको धरती का फेफड़ा कहा जाता है, इसी रेखा के आसपास मौजूद है। क्योंकि वहीं से जो है 21% ऑक्सीजन निकलता है। तो कह सकते हैं कि ये जो पवनें हैं साल भर वर्षा तो नहीं करती, लेकिन साल भर की वर्षा कर जाती हैं कुछ ही समय में। क्योंकि यहाँ पर ये संवहनी धारा जो है जब ऊपर उठती है तो जोरदार मौसम बढ़ता है और जो है जो महाद्वीपीय की कहते हैं पूर्वी क्षेत्र है वहां पर वर्षा करती हैं। कभी कभार वर्षा करती हैं, लेकिन यहाँ पर निरंतर साल भर वर्षा नहीं होती। इस बात को आपको याद रखना है। यहां तक हम लोगों ने कल बात किया, तो इसी को मित्रों कहते हैं व्यापारिक पवने। अब यहां से प्रश्न जो आता है कि ये पूछ लेता है कि पवने जो है कहां से कहां की तरफ चल रही हैं। इसको समझने के लिए आप 3 बिंदु को आप ध्यान रखिएगा। पहली बात तो पूछा जाता है अक्षांश के विषय में, अक्षांश के विषय में। दूसरी बात पूछा जाता है दिशा के विषय में, और तीसरी बात पूछी जाती है वर्षा के विषय में। अक्षांश के विषय में बात करता है तो आप कह सकते हैं 30-35 से किधर की तरफ चल रही है, 0 से 5। या इसके अलावा आप कह सकते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण उच्च वायुदाब से कहां की तरफ चल रही है, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब। बात यहां पर समझ में आ रही? यही प्रश्न बनता है। ऑप्शन में दे दिया जाता है कि व्यापारिक पवनें कहां चलती हैं, 60 से 35 के मध्य चलती हैं, 35 से जो है 5 के मध्य चलती हैं, या फिर जो है उपोष्ण से ध्रुवों की ओर चलती हैं, या उपोष्ण से भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं। तो आप समझ सकते हैं, चाहे आप अक्षांश में दे, चाहे आप पर यहाँ कटिबंध वाला क्षेत्र दे, आप दोनों तरीके से याद रखिए। दूसरी बात, ये दिशा की बात करता है तो उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। किस तरीके से चलती हैं इसको समझिए। ये हमने, ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिम हो गया। मित्रों हम थोड़ा सा फिर रिवीजन कर रहे हैं इसलिए कि कल का वीडियो आधा अधूरा रह गया था, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं हुए थे तो कमेंट आया था। इसके लिए हम जो है पुनः जो है इसको एक बार थोड़ा रिवीजन कर दे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये पवनें ऊपर से हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर, तो पवनें कुछ इस तरीके से चल रही है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ देखिए पवनें कहाँ से स्टार्ट हुई है, उत्तर पूर्व से। उत्तरी गोलार्ध में आप कह सकते हैं उत्तर पूर्व से कहां की तरफ चल रही हैं, दक्षिण पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ चल रही है। मित्रों अब ये पूछ लेता है कि जो व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ चलती हैं, किस दिशा में चलती हैं। ऑप्शन में आपके रहेगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर से जो है दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन अदल बदल कर रहेगा। अब वो आपको वहां पर याद कैसे करके जाएंगे, याद नहीं करना है, सीधा यही फिगर माइंड में बैठा लेना है और ये स्ट्रक्चर बना देना है, अपने आप निकल करके आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, दक्षिणी गोलार्ध में कैसा चलता है। अब देखिए जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं तो कहीं ना कहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात कर लेते हैं। अब देखिए ये दक्षिणी गोलार्ध में वायु किस तरीके से चल रही है, दक्षिण पूर्व से लेकर, दक्षिण पूर्व से कहां पर चल रही है, दक्षिण पूर्व से कहां पर चल रही है, उत्तर पश्चिम की तरफ। कहां पर चल रही है, उत्तर पश्चिम की तरफ। ये बात हो गई कि यहां पर जो है दिशा का निर्धारण हो गया। अगर उत्तरी गोलार्ध का पूछे तो आप आसानी से बता दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध का पूछ रहा है तो भी आप आसानी से बता दीजिए। उसके बाद वर्षा की बात, तो साल भर वर्षा नहीं होती है।
नहीं होती है, लेकिन यहां पर अधिकतर वर्षा हो जाती है संवहनी धाराओं के कारण, इसीलिए यहां पर जो वर्षा होती है उसको कहते हैं संवहनी वर्षा। यहां पर जो होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या होती है, संवहनी वर्षा हो जाती है, जो महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्रों में हो जाती है अधिकतर करके वर्षा जो है। तो वर्षा साल भर नहीं होती है, लेकिन वर्षा होती है, ये आप हमेशा बात याद रखिएगा, साल भर वर्षा नहीं होती है। उसके अलावा मित्रों ये तो रहा व्यापारिक पवने, इसी को कहते हैं पूर्वा पवन। अब हम अगला पवन देखेंगे जो कि अस्थायी पवन के अंतर्गत है, वो पवन है मित्रों पछुआ पवन। कौन सा? पछुआ पवन। देखिए मित्रों, पछुआ पवन की हम बात कर लेते हैं। पछुआ पवन, पछुआ पवन है। अब आप देख सकते हैं यहां तक तो क्लियर हो गया, ये क्या है, व्यापारिक पवन है। ये व्यापारिक पवन हो गए दोनों, ये भी और ये भी, ठीक। अब उसके बाद आप देखिए कैसा प्रेशर बन रहा है, यहां तो हाई है और यहां पर लो है, यहां पर हाई है और उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में यहां पर देखिए आप उपोष्ण क्षेत्र में हाई है, उपध्रुवी में निम्न है, फिर ध्रुवी में हाई है। तो हवाएं किधर चलेंगी? हवाएं निश्चित है यहां से चलेंगी लो की तरफ। कहां पर चलेंगी? यहां से चलेंगी लो की तरफ, और यहां भी चलेंगी दक्षिणी गोलार्ध में हाई प्रेशर से लो की तरफ। लेकिन आप फिर एक बार क्लियर करिए, जब हाई प्रेशर से लो की तरफ चल रही है, हवाएं कुछ इस तरीके से चल रही हैं, तो हवाएं इस तरीके से चल रही हैं, फेरल का नियम क्या कहता है, हवाएं किस तरीके मुड़ेंगी? दाहिनी तरफ। तो हवाएं इस दाहिनी तरफ मुड़ गई, तो हवाओं का रुख किस तरीके से होगा? ये इस दाहिनी तरफ होगा। अब आइए दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं, हवाएं इस तरीके से आ रही हैं, फेरल का नियम कहता है दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ मुड़ेंगे? दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाएंगे। तो बाईं तरफ मुड़ने का मतलब है आना तो चाहिए सीधा, लेकिन जा रहे हैं कहां पर? अपनी बाईं तरफ जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं, फिर वही आप 3 पॉइंट लगाइए। अब ये कहां से कहां तक चलती हैं? पहला हमने कहा था अक्षांश के बारे में पूछा जाता है, दूसरा दिशा के बारे में पूछा जाता है, तीसरा वर्षा के बारे में पूछा जाता है। अक्षांश के बारे में अगर पूछ ले तो यह कहां से कहां चल रही है? 30-35 से 60-65 के मध्य, 30-35 से 60-65 के मध्य, ठीक है, 30-35 से 60-65 की ओर, 60-65 की ओर, पहला या पहली बात। उसके अलावा यदि स्थान पूछे तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब यहां पर क्या है? निम्न वायुदाब है। तो आप कह सकते हैं कि उपोष्ण, अगर अक्षांश ना देकर के अगर पूछे कटिबंध, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से कहां पर चलेंगे मित्रों? उपध्रुवी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब, वायुदाब की ओर, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या पूछ रहा है कि दिशा किस दिशा में चलती है? पछुआ पवन किस दिशा में चलती है? तो आगे दिशा का भी निर्धारण कर लेते हैं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है मित्रों, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में सबसे पहले देखते हैं, हमने ये गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध बना लिया। देखते हैं हवाएं किस दिशा में चल रही हैं। उत्तरी गोलार्ध में देखिए हवाएं कहां जा रही हैं? तो हवाएं कुछ इस तरीके से जा रही हैं, आप देख सकते हैं। तो कहां से स्टार्ट हुई हैं? दक्षिण पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में कहां से स्टार्ट हुई हैं? अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम से कहां की तरफ जा रही हैं? दक्षिण पश्चिम से कहां की तरफ जा रहे हैं? उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ। उसके अलावा आप देखिए दक्षिणी गोलार्ध की बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए किस तरीके से चल रही पवनें, कुछ इस तरीके से चल रही हैं। जब इस तरीके से चल रही है इसका मतलब पवनें यहाँ तो इस तरीके से चल रही है, यहाँ पवनें इस तरीके से चल रही है, लेकिन आ तो रही है इधर से ही जा रही है ना। अगर यहाँ पर चल रही तो आ इधर से ही रही है। तो आप देख सकते हैं उत्तर पूर्व पश्चिम से
दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से कहां पर जाएंगी ये? दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिएगा कि यहां पर आप खुद समझ सकते हैं कि ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से कहां जा रहे हैं? उत्तर पूर्व की ओर। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से कहां जा रहे हैं? दक्षिण पूर्व की ओर। उसके बाद वर्षा की बात आ गई। देखिए अब यहां प्रश्न बनता है कि ये वर्षा करेंगी या नहीं करेंगी। देखिए ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं तो हवाएं क्या करेंगी? जिस समुद्र स्थल से जाएंगे, समुद्र स्तर के ऊपर से जाएंगे, समुद्र के ऊपर से जाएंगे तो ये क्या करेंगे? धीरे धीरे गर्म होती जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है निम्न ताप है, यहाँ भी है लेकिन लो प्रेशर है। तो यहाँ से जो है रास्ते में क्या करेंगे? आर्द्रता लेते हुए जाएंगे, जलवाष्प लेते हुए जाएंगे। तो यहाँ जा करके क्या करेंगे? वर्षा करेंगे। ये क्या करती है? वर्षा करती है, वर्षा करती है। देखिए मित्रों, इसी के कारण ये देखिए आप उत्तरी गोलार्ध में बात कर लें, उत्तरी गोलार्ध में इसी के कारण जो यूरोपीय क्षेत्र है वहां पर जलवायु का विकास ही इसी के कारण होता है। किसके कारण? इसी जो है पछुआ पवन के कारण उत्तरी गोलार्ध में या फिर यूरोपियन क्षेत्र में देखें जलवायु का विकास किसके कारण होता है? पछुआ पवन के कारण ही होता है। क्यों पछुआ पवन के कारण? यदि वहां पर पछुआ पवन नहीं चलती तो वहां पर निम्न ताप हमेशा बना रहता, वहां पर वर्षा नहीं होती, वहां खाद्यान्न उत्पादन नहीं होता। तो एक तरीके से पछुआ पवन जलवायु विकास के लिए यूरोपियन क्षेत्र के लिए वरदान है। उसके अलावा ये जो है आप दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, जितना इसका विकास जो है उत्तरी गोलार्ध में नहीं हुआ। ये पछुआ पवन मित्रों, पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा इसका प्रभाव जो है दक्षिणी गोलार्ध में अधिक रहता है। क्यों रहता है दक्षिणी गोलार्ध में? देखिए ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में इसका प्रभाव क्यों अधिक रहता है? हम ये मानते हैं ये पृथ्वी है, सबसे ज्यादा स्थलाकृतियां उत्तरी गोलार्ध की तरफ हैं। सबसे ज्यादा स्थलाकृतियां कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है, जबकि यहाँ पर मात्रा कम है अपेक्षाकृत दक्षिणी गोलार्ध के। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कम है, स्थल कम होने के कारण यहाँ अवरोध कम है, अर्थात यहाँ पर जल अधिक है, जल अधिक है। जल अधिक होने के कारण ये पछुआ पवनें दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र गति से चलती हैं, बिना रोक टोक के चलती हैं, तो इनका प्रभाव बहुत ही तीव्र होता है। मित्रों यहाँ से एक प्रश्न बनता है, जो दक्षिणी गोलार्ध में नाविक होते हैं वो जब समुद्रों में जाते हैं और जब वो 40 से 60 के बीच पहुंचते हैं, अर्थात 40 अक्षांश से 60 अक्षांश तक जब वो सफर करते हैं अपनी नौकाएं लेकर के, तो यहाँ पर 40 अक्षांश पर हो जाते हैं तो हवाओं का प्रवाह इतना तेज होता है, उसमें एक तरीके से आवाज से आती है। क्यों आती है? जैसे हमने कहा कि यहाँ पर जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की मात्रा कम है, अपेक्षाकृत जल अधिक है, तो हवाएं जो चलती हैं वो बिना रोक टोक के चलती हैं, उसमें जो है एक तरीके से अवरोधक नहीं होता है। तो जिसके कारण ये 40 अक्षांश पर हवाएं, इनको कहते हैं नाविक गरजता चालीसा। गरजता चालीसा, बार बार एक प्रश्न आता है, गरजता चालीसा 50 अक्षांश पर, 50 अक्षांश पर इसको कहते हैं चीखता पचासा, चीखता पचासा, और वहीं 60 पर पहुंचते पहुंचते इसको कहते हैं चीखता साठा। आप समझ सकते हैं 40 पे चालीसा, 50 पे पचासा और 60 पर साठा। बट इसको किसने नाम दिया? नाविकों ने नाम दिया, नाविकों ने नाम दिया। लेकिन ये जो है सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में, सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में, ध्यान रखिएगा, सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में। अभी हमने कल पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, ये 30 से 35 के मध्य आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अश्व अक्षांश है। क्या है? अश्व अक्षांश है। ये अश्व अक्षांश हमने कल बात किया था कि यूरोपीय क्षेत्र जब उत्तरी अमेरिका से जो है यूरोप के मध्य जो है व्यापार होता था नौकाओं द्वारा, तो उसमें जो घोड़े को लादा जाता था
नाव के बीच जब यहाँ पर स्थिर वायु हो जाती थी 30 से 35 के मध्य, तो क्योंकि देखिए पहले पताका से चलता था नौकाएं, तो उसके कारण जो भार अधिक हो जाता था तो घोड़ों को यहाँ पर फेंकना पड़ता था इसी 30 से 35 अक्षांश के मध्य, इसके कारण इसका नाम अश्व अक्षांश पड़ा। पॉइंट वाली बात मित्रों, यहाँ पर जो अश्व अक्षांश है, ये अश्व अक्षांश दोनों ध्रुवों में, यहाँ भी है अश्व अक्षांश, कहने का मतलब उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो गर्जता 40, चीखता 50 और चीखता 60 सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में, वो भी 40 से लेकर के 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ये पाया जाता है। इसके अलावा मित्रों ये बात आप कर लें कि जो अभी हमने बताया कि जो यूरोपियन क्षेत्र है उसके मानसून अगर कहें या जलवायु वहां की बात कर लें, वहां की जलवायु के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है ये पछुआ पवन। ये पछुआ पवन किसके लिए उत्तरदायी है? यूरोपीय तुल्य जलवायु के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। अगला जो पवन है स्थानीय पवन के अंतर्गत, और वो है ध्रुवी पवन। ध्रुवी पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और इसको इस तरीके से आना चाहिए। जब उत्तरी गोलार्ध से हवाएं चल रही हैं तो फेरल का नियम ये कहता है हवाएं तो सीधा आना चाहिए, लेकिन वो अपने उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ मुड़ेंगी? दाहिने तरफ मुड़ जाएंगी। तो हवाओं का रुख इस तरीके से होगा, हवाओं का रुख कुछ इस तरीके से होगा। और वहीं पर बात कर लेते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं जब चलेंगी ध्रुवों से किधर चलेंगे? विषुवत रेखा की तरफ। तो यहाँ पर हवाएं तो सीधा जाना चाहिए, लेकिन फेरल का नियम यहाँ फिर कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं इस तरीके से अगर जा रही हैं तो अपनी बाईं तरफ मुड़ जाएंगी। कहां पर? बाईं तरफ। तो जाना तो चाहिए सीधा, लेकिन इस तरीके से मुड़ जाती हवाएं, इस तरीके से। तो हवाओं का रुख कुछ इस तरीके से होता है। तो 3 पॉइंट मित्रों यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। वो 3 पॉइंट जो हमने सदैव बताया है, एक तो अक्षांश पूछा जाता है एग्जाम में, दूसरा दिशा पूछा जाता है, और दिशा में आप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को याद रखिएगा। और तीसरी बात पूछी जाती है कि ये वर्षा करेंगी या नहीं करेंगी, पॉइंट वाली बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पछुआ पवन जो है किस अक्षांश से किस अक्षांश के मध्य चलती है? तो 90 से लेकर के 60-65 के मध्य। आप लिख सकते हैं 90 से 60-65 के मध्य, 90 से 60-65 के मध्य, या के 90 से 60-65 के मध्य जो है ये हवाएं चलती हैं। कौन सी हवाएं? ध्रुवीय हवाएं। दूसरी बात, इनकी दिशा क्या है? ये किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती हैं? एक बार फिर देख लेते हैं। ये है उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। अब हवाएं किस तरीके से चल रही हैं? सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में देखिए दिशा कहीं ना कहीं इस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं जो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में यहां से चल रही है, उत्तर पूर्व से कहां की तरफ आ रही है? दक्षिण पश्चिम की तरफ। ध्यान देना मित्रों, दक्षिण पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ ये हवाएं चलते हैं। कौन सी? ये ध्रुवीय हवाएं। और दक्षिणी गोलार्ध वहीं पर देख लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में पवनें कुछ इस तरीके से चल रही हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से कहां पर चल रही हैं? उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर हवाएं चल रही हैं। अब तीसरा पॉइंट इसमें आता है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। तीसरा पॉइंट है वर्षा। ये वर्षा करेंगी कि नहीं करेंगी? अगर करेंगी तो क्यों करेंगी इसको देखना है। कि देखिए ये हाई प्रेशर से चल रही है दोनों हवाएं, सदैव हमने बात किया था उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। इसके कारण यहाँ पर जो हवाएं उच्च वायुदाब से चल रही है निम्न वायुदाब की तरफ, यदि वहां पर निम्न तापमान से हवाएं जो है उच्च तापमान की तरफ चलती हैं तो वर्षा नहीं करेंगे। यदि हवाएं जो है उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ चल रही हैं तो क्या वर्षा करेंगी। यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर आर्द्रता बहुत ज्यादा है, ये भारी है हवाएं, ठंडी हवाएं हैं। यहाँ से जब ये जो है लो प्रेशर की तरफ चलेंगे तो इसमें इतनी आर्द्रता लेने की शक्ति नहीं रहेगी, ये निचले स्तर पर रहेंगे, लिहाजा ये वर्षा नहीं करेंगे, ये वर्षा नहीं करती हैं, वर्षा नहीं करती हैं। तो मित्रों हम लोगों ने देखा कि जो मूल रूप से
तीन पवनें हैं, अस्थाई, अस्थाई और सनातनी, जिनमें से हम लोगों ने अस्थाई और सनातनी, जिसको ग्रही पवनें कहते हैं, इनमें हमने पढ़ा। एक तो जो है व्यापारिक पवन, जिसको पूर्वा पवन कहते हैं, दूसरा हमने पढ़ा पछुआ पवन, और अभी हमने पढ़ा ध्रुवीय पवन। तो तीनों जो पवने हैं, इनमें से जो एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। एक तो अक्षांश पूछा जाता है, दूसरा आपका ये जो कटिबंध क्षेत्र है, ये नाम दे दिया जाता है किनके मध्य चलती हैं, तीसरी बात दिशा पूछ लिया जाता है, उसके बाद जलवायु संबंधित पूछ लिया जाता है कि वर्षा करती हैं कि नहीं करती हैं तो क्यों करती हैं, ये वाली बात है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।